bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. So out of the all 3 Attack on Titan episodes जो अभी तक एयर हुए हैं, this particular episode was literally godly. I mean क्या ही एपिसोड था। फास्ट पेज फ्रेम से लेकर स्टिल फ्रेम्स, CGI से लेकर OSTs, every fucking thing was on point. साथ ही साथ फाइनली वी हैव सीन पाथ्स, कोऑर्डिनेट एंड द फाउंडर यूमीर हरसेल्फ। रिजल्टिंग इस एपिसोड में हमें काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी थी। एक्चुअली इस एपिसोड के एयर होने से पहले आई वॉज काइंड डाउटफुल, बट the way Mappa pulled off things in this episode, they fucking nailed it. This episode was a 10 on 10 visual treat for me. What was your experience? Do tell me in comments. So, पिछले वीडियो की तरह इस वीक भी मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 15 things that you might have missed video. So, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते देखनी है, then make sure to subscribe the channel and turn the bell notification on. Now without further ado, let's cut the crap and let's start with the video. Number 15. So, जब पोर्को एरन के कंटिन्यूस ब्लोज की वजह से बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है, तो राइनर उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। बट जैसे ही राइनर पोर्को को टच करता है, पोर्को की मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं और वो प्रीवियस जो टाइटन रहे अपने भाई मार्शल की मेमोरीज देखने लगता है। सो आखिर राइनर के टच करने पर ऐसा क्या हुआ कि पोर्को को मार्शल की मेमोरीज दिखने लगी? वेल, सारे के सारे एलियंस पाथ से कनेक्टेड हैं, इवन उन सब की मेमोरीज भी इंटरकनेक्टेड हैं, और सिंस राइनर भी मार्शल की मेमोरीज का एक पार्ट था, दैट इज व्हाई हिज टच ट्रिगर्ड पोर्कोज मेमोरीज। इन मेमोरीज का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, जब आप अकेले और थिंकिंग स्टेट में होते हो तब ये मेमोरीज जनरली आती हैं। सेम एरन के साथ हुआ था जब वो सीजन 3 में सेल के अंदर अकेला था। नंबर 14, जब ज़ीक चिल्लाकर सबको टाइटन बनाने वाला होता है तो एरन उसे रोकता है। पर ये चीज एरन की अनसर्टेनिटी को दिखाती है, कैसे उसे फ्यूचर के सारे इवेंट्स नहीं पता और वो भी नहीं चाहता कि फाल्को टाइटन बने। नंबर 13, सो एपिसोड में हमने देखा कि पोर्को जो टाइटन की सारी पावर्स को यूज कर लेता है, फिर भी वो कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाता। वेल, ये सीक्वेंस प्रूव कर देता है कि जो टाइटन को यूज करना कितना ज्यादा हार्ड होता है। लिवेरियो बैटल में भी पोर्को बोलता है कि वो जो टाइटन की बॉडी में ज्यादा देर नहीं रह सकता बिकॉज इट ड्रेन्स हिज एनर्जी। हम सबको पता है कि जो टाइटन बहुत फास्ट है और उसका फास्ट होना ही यूजर की एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन करता है, और जो टाइटन का हीलिंग फैक्टर भी काफी लोअर लेवल का है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से जो टाइटन्स को हमेशा बहुत ही कैपेबल वॉरियर्स को दिया जाता है। और सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि मार्शल और पोर्को जैसे टैलेंटेड वॉरियर्स को जो टाइटन को इनहेरिट करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। नंबर 12, एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब फाल्को टाइटन बन जाता है तो ज़ीक एक्चुअली में उसे कंट्रोल करता है और राइनर पर अटैक करने को भेज देता है, जो कि ज़ीक की एक एबिलिटी है, और वो एबिलिटी उसे उसके रॉयल ब्लड की वजह से मिलती है। साथ ही साथ ज़ीक की टाइटन स्क्रीम एबिलिटी भी उसे रॉयल ब्लड से ही मिलती है, और इस एबिलिटी की वजह से वो अपनी क्राई से अपने स्पाइनल फ्लूइड कंज्यूमर्स को टाइटन में चेंज कर सकता है। नंबर 11, जब राइनर एरन को मुक्का मारता है तो एरन अपनी पूरी बॉडी को हार्डन कर लेता है और राइनर को वहां फंसा कर वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में वहां से निकल जाता है। एरन को ये हार्डनिंग पावर एक स्पेशल सीरम की वजह से मिली थी, जो कि उसे सीजन 3 में रॉड रेस से मिला था, और उस सीरम की बोतल पर आर्मर लिखा हुआ था, और इसी हार्डनिंग की वजह से एरन ने शिगानशना डिस्ट्रिक्ट का गेट सील किया हुआ है। नंबर 10, गाबी जिस वेपन का यूज करके एरन का सिर उड़ाती है वो एक एंटी टाइटन आर्टिलरी थी, और वो बेस्ड थी फोर्ट स्लावा की एंटी टाइटन ट्रेन्स के प्रिंसिपल पर। कोल्ट क्लेम करता है कि एक एंटी टाइटन आर्टिलरी को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन गाबी प्रूव कर देती है क्यों वो वॉरियर स्क्वाड की टॉपर है, और वो एंटी टाइटन आर्टिलरी चलाती भी है, और उसका निशाना भी एकदम परफेक्ट जगह लगता है, विच एक्चुअली शोज हाउ कैपेबल गाबी इज। नंबर 9, एपिसोड में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एरन बताता है कि गिरशा ने रॉयल फैमिली के बच्चों को क्यों मारा। वहाँ एरन बोलता है गिरशा ने रॉयल फैमिली के बच्चों को इसीलिए मारा कि आगे जाकर जब वो बड़े हो जाएं तो एरन से उसका फाउंडिंग टाइटन ना ले सकें और एरन फ्यूचर में सेफ रहे। नंबर 8, ज़ीक के यूथनाइजेशन प्लान एक्सप्लेन करने के बाद वो एरन की तरफ एक बॉल फेंकता है क्योंकि वो दोनों हाथ नहीं मिला सकते, बट एरन उस कैच को जानबूझकर ड्रॉप कर देता है, जो कि इनडायरेक्टली शो करता है कि एरन ज़ीक के प्लान से सहमत नहीं है, और ज़ीक के फेस एक्सप्रेशन देखकर ये साफ पता चल जाता है कि उसे ये हिंट मिल चुकी है कि एरन का प्लान यूथनाइजेशन नहीं है बट कुछ और है। नंबर 7, जब एरन और ज़ीक फाउंडिंग टाइटन को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमें एक आंख देखने को मिलती है जो कि काफी सारे इवेंट्स को देख रही होती है। वेल, ये आंख एरन की होती है और वो पास में कोऑर्डिनेट नाम की एक जगह पर खड़ा होता है, जो कि दिखने में एक पेड़ की तरह दिखती है। कोऑर्डिनेट्स में एक्चुअली सारे पाथ्स मिलते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज और फ्यूचर मेमोरीज साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं, जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मीट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। कोऑर्डिनेट्स में एलियंस की सारी मेमोरीज प्रेजेंट होती हैं और एरन उन सब को एक्सेस कर सकता है बिकॉज ऑफ हिज फाउंडिंग
टाइटन्स पावर्स। नंबर 6, ज़ीक एरन को बताता है कि कोऑर्डिनेट में सारे पाथ्स कन्वर्ज होते हैं और रॉयल फैमिली के मेंबर्स पाथ्स में ही आते हैं जब वो अपना फाउंडिंग टाइटन इनहेरिट करते हैं या उसे यूज कर रहे होते हैं। नंबर 5, ज़ीक एरन को बताता है कि पाथ्स में और रियल वर्ल्ड में टाइम का फ्लो बिल्कुल ही डिफरेंटली होता है। रियल वर्ल्ड में बीता हुआ एक मूवमेंट पाथ्स में सालों के बराबर होता है। नंबर 4, पाथ्स में हमें फाउंडर ymir भी देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि कोई टाइटन कैसे हील करता है और कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। एक्चुअली फाउंडर ymir टाइटन की बॉडी को पाथ्स की सॉइल और वाटर से मोल्ड करके बनाती है और फिर वो उस बॉडी को रियल वर्ल्ड में ट्रांसमिट कर देती है और ऐसे ही ymir टाइटन बॉडीज को हील भी करती है। सिंस पाथ्स में रियल वर्ल्ड के कंपैरिजन में टाइम बहुत धीमे चलता है तो ymir पूरा टाइम लेकर एक टाइटन बॉडी को बनाती है, बट रियलिटी में हमें लगता है कि एक टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है। नंबर 3, एपिसोड में हमें ज़ीक एक चेन से बाउंड होता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली वो वॉर ऑफ रिनाउंसिंग वॉर की चेन्स होती हैं। वॉर ऑफ रिनाउंसिंग वॉर एल्डिया के 145th किंग कार्ल फ्रिट्ज की विल है जिसमें वो फाउंडिंग टाइटन के साथ एक समझौता करता है कि अगर वॉल्स के बाहर से पैराडाइस पर कोई अटैक करेगा तो फाउंडिंग टाइटन इनहेरिटर पर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि एल्डियंस इस सब को डिजर्व करते हैं और ये सब उनके एंसेस्टर्स के पापों का फल है और यही चेन ज़ीक को भी फाउंडिंग टाइटन यूज करने से रोक रही थी। नंबर 2, ज़ीक मेंशन करता है कि एरन ही पाथ्स में बिना उन चेन्स के रह सकता है और एरन ही फाउंडिंग टाइटन ymir को ऑर्डर भी दे सकता है। बस ज़ीक को एक आइडिया था कि एरन उसे बिट्रे करेगा एंड दैट्स व्हाई ये बस उसकी एक एक्टिंग थी। पाथ्स में काफी सारा टाइम बिताने के बाद ज़ीक ने वॉर ऑफ रिनाउंसिंग वॉर को नलिफाई करने का तरीका भी ढूंढ लिया था। एक्चुअली ज़ीक रॉयल ब्लड तो था बट उसके पास फाउंडिंग टाइटन नहीं था और ymir बस रॉयल ब्लड की ही सुनती थी और इस सीक्वेंस ने ज़ीक को वॉर ऑफ रिनाउंसिंग वॉर को नलिफाई करने में हेल्प किया। बोनस डिटेल्स, जब हमें मेमोरी शार्ट्स दिखाए जाते हैं तो हमें गोथ मिकासा और नर्ड आर्मिन भी देखने को मिलते हैं। ये दोनों एक्चुअली AOT मांगा के एक एडिशनल सेक्शन अटैक ऑन टाइटन जूनियर हाई स्कूल के कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद हमें रामजी भी देखने को मिलता है जो कि आगे जाकर इंट्रोड्यूस होगा। नंबर 1 और मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल जानने से पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। नंबर 1, ज़ीक बताता है कि ymir द फाउंडर बहुत ही इमेंसली स्ट्रॉन्ग है बट वो रॉयल ब्लड के लोगों के लिए बस एक स्लेव है विद नो फ्री विल ऑफ हर्स और इसी का फायदा उठाकर ज़ीक ने फाउंडिंग टाइटन की पावर का कंट्रोल खुद ले लिया और उसने एरन को उन चेन्स में कैप्चर कर दिया। इसके बाद ज़ीक बोलता है कि वो एरन को फाउंडिंग टाइटन की पावर से फिक्स कर देगा और वो एरन के सिर से अपना सिर टच करता है ताकि वो एरन की मेमोरीज को रीच आउट कर पाए और यहाँ पर ये एपिसोड के सारे डिटेल्स खत्म होते हैं।